दर्द का रिश्ता होता है। दादाजी, दादाजी, दादाजी! क्या आप लोगों का दुर्भाग्य था कि आप लोग उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। पर बुआ, दादाजी तो चले गए बुआ। नहीं, हेलो। हाँ भाई साहब, हाँ, मैं तो आपको फोन करने वाला था। हाँ, अब आपसे भी सब्र नहीं हुआ, आपने मुझे फोन कर ही दिया। जी भाई साहब, हाँ, खुशी के पल हैं, लुत्फ उठाइए। हाँ, वैभव तो बहुत खुश होगा ना। वैसे आपकी खनखनाती हुई आवाज सुनकर तो मुझे भी लग रहा है कि आप भी बहुत खुश हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब, बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब अपने हिसाब से। जी भाई साहब। हाँ। अब मैं तो घड़ी के पेंडुलम की तरह हूं। क्या करूं? उनकी खुशियों में उन्हें बधाई दूं या तुम्हारे दुख में मातम मनाऊं अपने हिसाब से। तो सरस्वती, लेकिन केदारनाथ, तुम्हारी रोती हुई सूरत देखकर मुझे बहुत दुख होता है और उनकी खुशी में दिल जलता है, दिल। अब करूं तो क्या करूं, मजबूरी है, मुस्कुराना पड़ता है अपने हिसाब से। तुम समझ रहे हो ना? समझ रहा हूं भाई साहब, बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूं, और ये भी समझ रहा हूं कि उन्होंने ये फोन हमें जलाने के लिए जानबूझकर किया। अरे बेवकूफ इंसान, तुझे क्या मालूम? अरे अमरनाथ का कोई फोन वोन नहीं आया था, वो तो मैंने तुझे भड़काने के लिए फोन आने का नाटक कर दिया अपने हिसाब से। क्या सोच रहे हैं भाई साहब? हाँ? क्या सोच रहा हूँ? अब मैं तुम्हें हनुमान जी की तरह अपना सीना चीर के दिखाऊं कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है अपने हिसाब से। बोलो। देखिए, आप मायूस मत होइए, अब जो भी होगा देखा जाएगा। क्या देखेंगे? मैं तो भगवान से यही मनाता हूँ कि हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई अपने हिसाब से। अरे केदारनाथ, अब तुम चुपचाप यहीं बैठे रहोगे कि वहां जाकर देखोगे भी? अरे नीलामी हो रही है, अरे भाई कितने में हो रही है? अरे कुछ ज्यादा पैसा आ गया तो तुम्हारा कर्जा भी उतर जाएगा अपने हिसाब से। हाँ, पर इनको वो पैसे मिलेंगे क्या? झूठ बोलूं तो जुबान चले, अगर कुछ पैसे निकले भी ना तो वो सारे के सारे भाई साहब हड़प कर जाएंगे। हाँ, अब जब नियत ठीक नहीं है तो उनकी तो नजर हर चीज पर होगी। अब केदारनाथ तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन भाई साहब तो नीलामी में होंगे और हर बात पर नजर रख रहे होंगे अपने हिसाब से, और वहां जाकर देख रहे होंगे कि कितने में लगेगी बोली, कितने में बिकेगा दफ्तर अपने हिसाब से। न जाने किसकी नजर लग गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। सब कर्मों का फल है माँ। किसी ना किसी ने तो ऐसे कर्म किए ही होंगे जिनका नतीजा आज सामने आ रहा है। अच्छा,
तेरी जुबान आजकल बहुत चलने लगी है। किस कर्म की बात कर रही है तू? माँ वही जो आप। कौन सा कर्म? तू अंदर चल, आज तुझे जवाब देना ही होगा। चल अंदर। माँ चल, सुनिए तो माँ। भाई साहब मैं वहां जाना नहीं चाहता। आप जाइए और जाकर देखिए कि कितने की नीलामी हो रही है और हमारे ऑफिस को कौन खरीद रहा है। हाँ हाँ, अब तुम कह रहे हो तो मैं जाता हूँ, जाके देखता हूँ कितने में होती है नीलामी, कितने में बिकता है दफ्तर, फिर वहीं से तुम्हें फोन भी कर दूंगा अपने हिसाब से। समझ रहे हो ना? खुश रहो बेटा, बहू को छोड़कर आ गया। हाँ दादी माँ, कैसा संजोग है ये। नाना जी की तबीयत खराब भी हुई तो उस दिन जिस दिन मैं घर पर नहीं था, माँ तो बस रोई जा रही थी, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ, बाप बेटी का रिश्ता ही ऐसा है। काश मुकुंद बहू को लेकर उसी समय चला जाता तो बहू को इतना दुख नहीं होता। कम से कम वो शास्त्री जी से मिल तो लेती। अब जीवन भर उसे यही दुख सताएगा कि आखिरी क्षणों में वो अपने बाबूजी के साथ नहीं थी। ये भी एक संजोग है दादी माँ। अब संजोग ही ऐसा बना तो कोई क्या कर सकता है। अब रोने से कुछ फायदा नहीं। कितने भी आंसू बहा लो, जो चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। हाँ दादी माँ, अब माँ और पापा नाना जी के क्रियाक्रम के बाद ही लौटेंगे। तू क्या अनाप शनाप बोल रही है? मैंने क्या कहा माँ? वही तो कहा ना जो सच है। अरे हाँ बाबा, मैं वही तो जानना चाहती हूँ कि सच क्या है। तो उस दिन भी बोल रही थी कि आप लोग उस पाप में शामिल हो, उसके पहले भी तूने कुछ कहा था। मैंने कब कुछ कहा माँ? झूठ बोलूं तो जुबान चले सरस्वती। मुझे तो लगता है खुशबू को तुम लोगों के खिलाफ किसी ने जरूर भड़काया है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। और कौन भड़काएगा? पूर्णिमा है ना, जो अपने पिता को भी कुछ नहीं समझती। वही तो कह रही हूँ मैं सरस्वती। अरे खुद तो अपने पिता के खिलाफ पता नहीं क्या क्या सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुझे तो लगता है उसी ने खुशबू को तुम लोगों के खिलाफ भड़काया होगा। कुछ भी बोल दिया होगा। खुशबू बेटा, अपने माँ बाप से कोई बात नहीं छिपाती। अब बताओ, पूर्णिमा ने तुम्हें क्या क्या कहा था? ओफो बड़ी माँ, मैं क्या बताऊंगी? वैसे तो तुम्हारी जुबान पिट पिट चलती रहती है, और जब पूछो तो जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो। बताओ, क्या जानती हो तुम? अपने पापा के बारे में क्या समझती हो? बोलो। मैं कुछ नहीं जानती माँ। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि पूर्णिमा दीदी ने उस दिन दादी माँ को लेकर जो सवाल उठाए थे, पापा ने कुछ कहा क्यों नहीं? आप खुद बताइए, क्या उन्हें बड़े पापा से नहीं पूछना चाहिए था कि पूर्णिमा के सवालों के जवाब क्या है, दादी माँ की सच्चाई क्या है? ओह, तो इसलिए तुम इन लोगों को गलत समझ रही थी? और नहीं तो क्या बड़ी माँ। यार अजय किसी की विश पूरी करनी थी और शायद अनजाने में दादी माँ ने उसकी विश पूरी करने का रास्ता बता दिया। यार पहले विश तो पूरी हो जाए, फिर मैं तुझे बता दूंगा। अजय मुझे दूसरी लाइन में एक फोन आ रहा है, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ, पूर्णिमा का आ रहा है। एनी ऑब्जेक्शन? और अगर ऑब्जेक्शन है भी तो ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेड। चल रखता हूँ फोन, बाय। हाय पूर्णिमा। हाय चंदन, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। तुम कह रही थी ना कि आज फैसला होने वाला है। ये बताओ कि तुम्हारी विश पूरी हुई या नहीं, क्या रहा? अगर हर इंसान की विश पूरी होती तो हर इंसान खुशहाल नहीं होता, लेकिन ये तो अपने कर्मों का फल है।
इसे कोई नहीं बदल सकता। ये तुम क्या कह रही हो? तुम परेशान मत हो चंदन, जो होना है वो तो होगा ही, उसे कौन बदल सकता है। पूर्णिमा, तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी विश पूरी नहीं हुई? छोड़ो ना इस बात को चंदन, मुझे मालूम है कि ये दादी माँ की बद्दुआएं हैं जो इस घर पर कहर बनकर टूटी है। बद्दुआएं? वो तो कभी भी बद्दुआएं नहीं देती। क्या? अब मेरे कहने का मतलब था कि माँ कभी भी अपने बच्चों को बद्दुआएं नहीं देती। मैंने अपनी दादी माँ को देखा है ना। ओह, अब कैसी है तुम्हारी दादी माँ? अच्छी। कभी अपनी दादी माँ से मेरी भी बात करवाओ। ठीक है। वैसे पूर्णिमा, मेरी दादी माँ ज्यादा किसी लोगों से बात नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी अपनी दादी माँ से जरूर बात करवाऊंगा। अच्छा पूर्णिमा, मैं फोन रखता हूँ। बाय। बाय चंदन। हेलो वकील साहब, जब हमने कोर्ट में पैसे भर दिए थे तो क्या नीलामी रुक गई? नहीं, शायद उन लोगों को इस बारे में पता नहीं। हाँ, हो सकता है कि शायद अमरनाथ और केदारनाथ को इस बारे में पता होगा, लेकिन घर में इस बारे में शायद किसी को पता नहीं है। जी जी वकील साहब, तुम्हें पता नहीं है पूर्णिमा, तुम्हारी विश तो पूरी हो गई। बेटी के ऑफिस का उद्घाटन करने गए, नए ऑफिस में खुशियां मना रही हूँ, जश्न मनाया जा रहा है। आपके पैसे से वो लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन आप यहाँ बैठकर अपना दिल जला रहे हैं। और ऐसे भाई को आप भाई कहते हैं? अरे ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। मैंने भाई साहब से कह रखा कि वो दफ्तर हमारे लिए सबसे बड़ी इज्जत है। अगर वो दफ्तर नीलाम हो गया तो फिर मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, कहीं का नहीं रहने दूंगा। उस 40 एकड़ जमीन को वो अकेले हड़पना चाहते हैं ना, उस जमीन के पैसे भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे। जिंदगी भर जेल में चक्कियां पीसेंगे वो। हाँ, होना भी यही चाहिए। अच्छा हुआ केदार, जो तुम्हें वक्त रहते इज्जत की जरा सी शर्म तो आई, कुछ तो सोचा तुमने। मेरी भी समझ में ये नहीं आ रहा भाई साहब, मैं भी यही सोच रहा हूं कि आपको अपने मान सम्मान की जरा से भी फिक्र है या नहीं। हमारे पास बस अब ये एक ही मौका है कि हम अपना सम्मान बचा पाए, और एक बार सम्मान खो दिया तो उसके बाद हमारे बीच कुछ नहीं रह जाता। हेलो, क्या नीलामी रुक गई और सारे पैसे भी भर दिए गए? ठीक है, वाह भाई साहब वाह, क्या कहूं मैं आपसे, आपका शुक्रिया अदा करूं कि धन्यवाद दूं? धन्यवाद मुझे क्यों दोगे, बल्कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं केदार, कि कम से कम अब मैं सर उठाकर चल तो सकूंगा, सर उठाकर लोगों से बात तो कर सकूंगा। दफ्तर बचा के ये समझो कि तुमने खुद को बचा लिया। आप अच्छी तरह से समझते हैं भाई साहब कि दफ्तर को बचाकर खुद को किसने बचाया, लेकिन इससे बात खत्म नहीं होगी। बात खत्म भी नहीं होनी चाहिए केदार, बस आज के लिए तसल्ली की बात यह है कि तुमने दफ्तर को नीलाम होने से बचा लिया। वाह भाई साहब, इससे पहले कि मैं आपसे कहूं, आप मुझसे ये कह रहे हैं कि नीलामी मैंने रुकवाई है? मतलब आपने पैसे नहीं भरे? भाभी जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि पैसे भाई साहब ने भरे हैं, आप मेरी तरफ उंगली मत उठाइए। मैं जानता हूं कि तुमने भरे हैं केदार, अब तुम चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन एक बात तो तय है, मैंने जो सोचा वो सच साबित हुआ। क्या सोच रहे थे आप? दादाजी की आंखें
हम लोग के इंतजार में पथरा गई थी बुआ। अब तो बस उनकी अस्थियां बची है बुआ। दर्द का रिश्ता होता है। क्या सोच रहे थे आप भाई साहब? सब कुछ तो सोच समझ कर किया है ना आपने, और इल्जाम इन पर डाल दिया कि पैसे इन्होंने भरे। कितनी अजीब बात है ना सरस्वती। होना ये चाहिए कि दोनों भाई ये कहें कि पैसा मैंने भरा, लेकिन यहाँ तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। ना ये मानने को तैयार है और ना ही केदार भैया। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पैसा किसी और ने भरा है। आप क्यों बात को मोड़ने की कोशिश कर रही हैं भाभी जी? इस दुनिया में कोई इतना बड़ा दयावान नहीं होता जो हमें बगैर बताए हमारे पैसे भर दे। अब इस बात को घुमाने का कोई मतलब नहीं। आप भी अच्छी तरह से जानती हैं और मैं भी जानता हूं कि पैसे किसने भरे। चलो सरस्वती, श्रावणी, तुम क्यों परेशान हो रही? सुना नहीं तुमने? केदार ने कहा है ना कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि पैसे किसने भरे। जाहिर सी बात है कि ये पैसे केदार नहीं भरे, लेकिन एक बात तय है, वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। चलो चलो श्रावणी, चलो। आप लोगों ने आने में बहुत देर लगा थी बुआ, बहुत देर लगा दी। दादाजी की आंखें हम लोग के इंतजार में पथरा गई थी बुआ, पथरा गई थी। अब तो बस उनकी अस्थियां बची है बुआ। हम आना तो चाहते थे स्वामी, पर चाह के भी वहां से निकल नहीं पाए। आप लोग को पता नहीं फूफा जी, दादाजी मरते समय तक सिर्फ बुआ का नाम ले रहे थे। पता नहीं क्या बात करना चाहते थे वो आपसे, क्या कहना चाहते थे, पर उन्होंने आखिरी समय तक आप लोग का इंतजार किया फूफा जी, आप लोग का इंतजार किया, बहुत इंतजार किया फूफा जी, बहुत इंतजार किया। पूछ रहे थे कि भावना नहीं आई, भावना नहीं आई। मेरा भी तो एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था, पर मैं करती भी तो क्या करती। हर जिंदगी में पहली बार एहसास हो रहा है कि मैं कितनी बंधी हुई हूँ, कितनी मजबूर हूँ, कितनी लाचार हूँ, कि मैं अपने बाबूजी के दर्शन नहीं कर पाई। उन्होंने प्राण त्याग दिए और मैं उन तक पहुंच नहीं पाई, नहीं पहुंच पाई। इसे तकदीर के अलावा और क्या कहेंगे भावना? यही कह सकते हैं कि हमारी तकदीर में बाबूजी के दर्शन ही नहीं थे। आप ये सारी बातें कर कर अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, पर मैं नहीं।
क्योंकि वो मेरे बाबूजी थे, बाबूजी। यहाँ दादाजी की बिगड़ती हुई हालत देखकर सब लोग बातें कर रहे थे, तरह तरह की बात बना रहे थे कि आखिर भावना अभी तक आई क्यों नहीं, क्या हुआ, कहाँ है वो लोग? तुम ही बताओ बुआ, मैं क्या जवाब देती उन लोगों को, क्या कहती उन लोगों को, कैसे चुप कराती उन लोगों को? ठीक कह रही हो तुम बेटा, तुमने अपनी तरफ से तो हमें खबर दे ही दी थी, पर हम ही आने में देर हो गई, और इस देर का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। अब चाहे कोई कुछ भी कह ले, पर मैं अपने बाबूजी के दर्शन तो नहीं कर पाई ना। मेरे बाबूजी लौट के तो नहीं आएंगे ना। मेरे बाबूजी के मन में जो बात थी वो तो उनके साथ ही चली गई ना, और इस बात को मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी, नहीं भूलूंगी मैं। अब पैसे ना तो भाई साहब ने भरे, ना फिर केदारनाथ ने भरे, तो फिर पैसे भरे किसने? दर्द का रिश्ता होता है। आप यहाँ बैठे हैं और घर में खुशियां मनाई जा रही है। वही तो नैना, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इस घर पर पतझड़ का मौसम था और यहाँ तो खुशियों के फूल खिलने लगे। ऑफिस नीलामी से बच गया। ये तो चमत्कार हो गया ना। मैंने सरस्वती से बात की थी तो उसने कहा कि भाई साहब ने पैसे भरे, लेकिन भाई साहब तो कह रहे थे कि पैसे केदारनाथ ने भरे, और केदारनाथ इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। अब पैसे ना तो भाई साहब ने भरे, ना फिर केदारनाथ ने भरे, तो फिर पैसे भरे किसने? ये तो कमाल हो गया नैना, कमाल हो गया अपने हिसाब से। सही कह रहे हैं, लेकिन इस कमाल के पीछे का सच आपको पता लगाना ही होगा। कैसे पता लगाऊं नैना, कैसे? मैं कोई जादू की छड़ी हूं कि घुमाई और पता लग गया? नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी आज। दादी माँ, खाना तो आपको खाना ही होगा, आपको दवाइयाँ खानी है। और नहीं बेटा, नहीं, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। रह रह के बहू के रोने का ही ध्यान आ रहा है मुझे। उसने और मुकुंद ने कहाँ खाना खाया होगा। ये तो मेरे गुस्से को शांत करने के लिए खेला गया एक खेल है। ये एक ऐसा खेल है जिससे मैं शांत होकर बैठ जाऊं और खुश हो जाऊं। ये दफ्तर फिर से शुरू हो जाएगा।